रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने मुल्क की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है। उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग किताबी तौर पे काफ़ी आइडियल है, काफ़ी खूबसूरत है और पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि ये इंसाफ कायम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दर हकीकत इसमें जो दुश्वारियाँ इनएडवर्टेंटली आ जाती है उस पर आज अपन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो भी मेरा तजुर्बा रहा है गुज़िश्ता 20 साल का, स्पेशली इन टेरर लॉज। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पिलर्स है, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ इसमें जो है, जो हिंदुस्तान का क़ानून ने कबूल की है और उसके ऊपर ही सारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को खड़ा किया है, ये बहुत गहरी बात है, बुनियादी बात है। उसका निचोड़ जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिस पाए पे सारी इमारत खड़ी है, वो ये है कि 99 गुनहगार, 99% क्रिमिनल अगर छूटते हैं तो चलेगा, लेकिन किसी एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये जुस है, ये पाया है, इस पे सारी इमारत खड़ी है। 99 गुनहगार छूटते हैं चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए, ये पाया। इसको इंश्योर करने के लिए 3 चीज़ें हिंदुस्तानी क़ानून में और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, संविधान में लिखी गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। वो ये है कि एक्यूज्ड का जब तक गुनाह, सज़ा उसकी फाइनलिटी हासिल नहीं कर लेती, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म जब तक नहीं हो जाती या फाइनल नहीं हो जाती, जब तक वो सिर्फ मुजरिम रहेगा, मुल्जिम नहीं होगा। He remains an accused till confirmation of his sentence. सेकेंड चीज़, किसी मुजरिम को, एक्यूज को आप कंपेल नहीं करोगे सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ख़ुद के ख़िलाफ़ गवाह बनने के लिए। ये दूसरी चीज़। ये बुनियादी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हालात हाज़िरा में और वक्त के साथ साथ इन बेसिक प्रिंसिपल्स का किस तरीके से घिनौना मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैंने बताया कि वो 99 गुनहगार छूटेंगे चलेगा, लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो एक्यूज्ड है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा उसकी कंफर्म नहीं होती, जब तक वो एक्यूज्ड ही रहेगा। थर्ड चीज़, उसका सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है कि वो ख़ुद के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देगा, उसको मजबूर नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ है कि एक ही गुनाह में उसको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, डबल जियोपार्डी। लेकिन हालात हाज़िरा में उसका क्या हो रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह बतदरीज उसमें ले जाऊँगा। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पाए के बाद दो चीज़ें हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कायम करती है, उसके इंस्टीट्यूट को बनाती है। वो है एक इन्वेस्टिगेशन और दूसरा अदालत। तो सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर समअप किया जाए तो ये सी से सी तक है। क्राइम, सी से क्राइम, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल, फिर ट्रायल के अख्तिताम पर अगर सज़ा लगती है तो करेक्शन सेंटर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेल या प्रिजन का कहीं भी कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का करेक्शन सेंटर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सी से सी तक। तो बहरकैफ ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसके डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ 2 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करूँगा, एक एजेंसीज़ और एक कोर्ट। एजेंसीज़ में बुनियादी तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज़ है और स्टेट एजेंसीज़, दोनों में तफरीक है। हिंदुस्तान की, इस देश की
सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर अगर कोई सेंट्रल तंजीम है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो CIB है, जिसे शॉर्ट में IB कहा जाता है। और IB की ये ताकत है कि हिंदुस्तान का हर 5वां बंदा IB के लिए काम करता है, जानते हुए या न जानते हुए। आपके घर में कितने मुर्गियां हैं और कौन सी मुर्गी ने आज अंडा दी है, इसका रिकॉर्ड IB के पास होता है। मुल्क के, समाज के हालात का, उसको रोशनास कराने का हुकूमत के नाक, कान और आँख है तो IB है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर IB अच्छा काम करे तो हिंदुस्तान, मुल्क पूरे दुनिया का लीडर बन सकता है। फिर से वो गोल्डन दिन आ सकते हैं, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाफ, अदल, शांति, सबकी एक मिसाल हिंदुस्तान बन सकता है अगर IB 50% भी ईमानदारी से अपना काम कर दे। तो पहली एजेंसी है IB, CIB, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरी CBI है, सेंट्रल के पहले बता दूं। अब CBI को तो आप जानते ही हैं, मज़ीद उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों प्राइम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, इस पे सवाल करने का इख्तियार किसी को नहीं है। IB जो बनी, जो कायम हुई, ब्रिटिश इरा में हुई, कॉलोनियल लॉ में हुई, उसका कोई लीगल सेटअप नहीं है। IB को सालाना 10,000 करोड़ का फंड आता है अनऑडिटेड, उसको हिसाब देने की ज़रूरत नहीं होती। ऑडिट की एम्बिट से, परिभाषा से वो दूर है। IB ऑफिसर्स चाहे वहाँ वो फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इसका क़याम हुआ, आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन किसी भी भारतीय को ये ज़रूरत नहीं समझी कि IB अगर अच्छी रहेंगी तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कुछ और बनाना चाहते थे, उन लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन पे कब्ज़ा कर लिया। और आज की डेट में मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 96% एक मखसूस आइडियोलॉजी के लोग इस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करते हैं। CBI का भी क़याम 1947 में हुआ। आसाम के एक हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस पे सवाल खड़ा किया है कि IB का क़याम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ 8 घंटे के अंदर उनका तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया और उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के बगैर ही सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को स्टे दे दिया, जो आज भी स्टे जारी है। तीसरी सबसे बड़ी एजेंसी जो 31 दिसंबर 2008 को अमल में आई है, वो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये 3 बड़ी एजेंसीज है, इसके अलावा CRPF वगैरह है, मगर उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आज का जो मौजू है, जिससे आप रिलेट करते हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हैम्पर, टैम्पर या गवर्न करने का ताकत अगर किन एजेंसियों में है, तो ये 3 सेंट्रल एजेंसीज। तशवीशनाक और सीरियस बात यह है कि किसी जज का अपॉइंटमेंट या एलिवेशन होता है तो उसको पोस्ट जब तक दी नहीं जाती जब तक IB का क्लैरिफिकेशन नहीं आता। कई ऐसे जस्टिस के अपॉइंटमेंट है जो महज इस बात से रुक गया है कि IB का रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं है, या IB उनकी गुड लिस्ट या उनको फेवर नहीं की है, या उनका ऐसा कुछ रिपोर्ट आया है। हुकूमत चाहे किसी की भी रहो, नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल के जो भी लोग हो, वो सब दे आर बाउंड एंड बो डाउन बिफोर IB। और एक वक्त ऐसा था कि IB के चीफ और RSS के चीफ 2 सगे भाई थे। तो सेंट्रल एजेंसीज के बाद स्टेट एजेंसी है, स्टेट पुलिस है। स्टेट पुलिस यूँ तो एक ही टर्म है स्टेट पुलिस, उसके बाइफर्केशंस अलग अलग विंग्स में होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो है, CID है, ATS है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इस तरीके से EOW वगैरह अलग अलग विंग्स में इसको वो किया जाता है। और IB की मदद करने के लिए स्टेट पुलिस का एक विंग होता है, दैट्स कॉल्ड SIB, स्टैट्यूटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और शायद आपको पता हो या ना हो,
कि आपके हर पुलिस स्टेशन में एटीसी बना हुआ होता है, एंटी टेरर सेल। एटीएस तो स्टेट लेवल पर है, लेकिन हर पुलिस स्टेशन के अंदर एसआईबी की मदद से, और ये एसआईबी जवाबदेह है डायरेक्ट सेंट्रल आईबी को। ये एक मुख्तसर सा एजेंसीज का अभी एक अलग टॉपिक है, इस पर अगर तफसीली बात की जाए तो कम से कम 4 से 5 घंटे एक एजेंसी को डिस्क्राइब करने में लग जाएंगे। कि तो जिस नहज पे मैं काम करता जा गया और विजन मेरा बढ़ता गया दिल्ली और अलग अलग चीज़ों में, फिर ये काम करने का तरीक़ा कैसा होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे फुल डे के सेशन में। लेकिन जस्टिस सिस्टम की हद तक जितना ज़रूरी है कि इतने एजेंसीज़ होते हैं, क्राइम होने के बाद उमूमन तौर पर वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, आईओ अपॉइंट करते हैं। अब आम पब्लिक का, एक्टिविस्ट का पुलिस स्टेशन आना जाना होता नहीं है। पुलिस काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है और स्पेशली जो लोकल पुलिस है काफ़ी अच्छी होती है, तमाम बुराइयों के साथ। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तमाम करप्शन है, तमाम बुराइयां हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी लोकल पुलिस अच्छी होती है। ये स्टेटमेंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों अच्छी होती है। मगर फिलफौर पुलिस का क़याम कैसा हुआ, पुलिस क्या चीज़ है, ये जानना आपको ज़रूरी है। डिसूजा साहब है, ही विल एक्सप्लेन एट लेंथ, आई होप। लेकिन पुलिस क्यों, तो ये स्टेट की हद तक है, तो मैं महाराष्ट्र पुलिस लेके चलता हूँ। तो इसका जो मोटो है, इसका जो ब्रीद है महाराष्ट्र पुलिस का, वो संस्कृत से डिराइव किया गया है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सद की, अच्छी चीज़ की रक्षण करना चाहिए, और खल जो है, बुरा है, उसको कठोरता से पेश आने वाली एजेंसी यानी पुलिस। कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाओ, बड़ी अच्छी तरीके से पुलिस का लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं, P फॉर पोलाइटनेस, O फॉर ओबीडियंस, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जितना रुख आप पुलिस का देखते हो सख्त, कड़वा, उतना होता नहीं आप उनके करीब अगर जाए लोकल पुलिस के। लेकिन कोई भी चीज़ से जब आप इंटरेक्ट करते हो, किसी चीज़ से भी आपको जब दो चार होना पड़ता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसके इतिहास, भूगोल, उसकी तारीख आपको पता हो। तो इसलिए आपको मैं बताता चलूं कि पुलिस की तारीख क्या है, तो पुलिस के बारे में आपको किसी किस्म की गलतफहमी नहीं रहेगी, डर नहीं लगेगा, बल्कि उन पर रहम आएगा। जो कि एक्टिविस्ट के लिए पहला अगर कोई सी चीज़ का हुआ है तो पुलिस से होता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट की दुनिया में इजाद कब हुई? ये एंटी टेरर लॉज या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रिमिनल प्रैक्टिस करने से वक्त मुझे काफ़ी तल्ख तजुर्बे आए कि पुलिस इतने रूड क्यों होते हैं, इतने इनह्यूमन क्यों होते हैं। स्पेशली जो पीआई के नीचे की वो होते हैं, या कुछ पीआई भी होते हैं, कुछ डीवाईएसपी भी होते हैं जो प्रमोशन से जाते हैं। और जब एंटी टेरर लॉज की मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि इनका इतिहास क्या है। जब तक तारीख़ इनके बाप दादा, आबा अजदाद को ना ढूंढ ले, इनसे टैकल नहीं किया जा सकता। तो उसका मैंने मुताला किया तफसीली तौर पे। तो कॉलोनियल लॉज के अंदर काले लोगों को गुलाम बना के गोरे लोग, स्पेशली अमेरिका में, खरीदो फरोख्त करके गुलामों को पकड़ के ले आते, रात में उनको जंजीरों से बंध देते, सुबह जंजीरें खोल के खाना दे के दिन भर काम लेते, शाम को फिर बंद कर देते। गुलामी का दौर था। उस दौर में मैक्सिमम जो गुलाम थे, जो स्लेव्स थे, वो काले लोग थे, अफ्रीकन्स थे, निग्रो थे, और उनकी तादाद बड़ी ज़्यादा तादाद थी। और जो उनको गवर्न करने वाले गोरे लोग थे, इनकी तादाद कम थी। कुछ अरसा बाद ऐसा हुआ कि वो काले भाइयों को छुड़ाने के लिए उनके बस्तियों पे दूसरे काले लोग हमला करने लगे और अपने साथियों को, गुलामों को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ने लगे। तो जो कॉलोनियल बॉस थे, गोरे लोग थे,
उन्होंने तय करे कि भाई ये मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है, तो अपने जो गुलाम हैं, अपने जो स्लेव्स हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए और अपने खुद की हिफाजत के लिए कुछ काले ही लोगों को अपन अपॉइंट करते हैं जो इनकी निगरानी और रखवाली करे रात में। तो इसलिए उस कॉलोनी में, उस लोग में जितने भी रहते, चंदा करके कुछ ऐसे गार्ड्स रखा करते थे जो काले होते थे और रात को बड़े बड़े डंडे लेके फिरा करते थे। तो लैटिन वर्ड है, तो पुलिस जो लफ्ज़ डिराइव किया गया है उस लैटिन वर्ड से किया गया है, जिस लैटिन वर्ड के मीनिंग होता है रॉड बियरर्स, लकड़ी लेके फिरने वाला। तो ये रॉड बियरर्स रात को रखवाली करते थे और उन काले लोगों से, उन गुलामों की हिफाजत करते थे जो उनको छुड़ाने के लिए आते। सिविलाइजेशन होता गया, लोगों के समझ में आ गया कि ये गलत चीज़ है। क्यों, कोई पुलिस वाला है इधर? चलो कोई दिक्कत नहीं। सिविलाइजेशन हुआ, आवाज़ भी काफ़ी है, प्रॉब्लम नहीं। सिविलाइजेशन होने के बाद जैसा गुलामों की हालत बदली कि ये भाई गुलाम नहीं है, ये इंसान है, कुछ इनके भी इंसानी हुकूक है, ये भी पूरे कपड़े पहनना चाहिए, इन्होंने भी शादी करना चाहिए, इन्होंने भी बच्चे पैदा करना चाहिए। तो कुछ अरसा इनको अपने लिए दे देते हैं, रात इनकी है, दिन अपना है, दिन भर गुलामी करेंगे, रात अपने अपने आप घर को जाओ वगैरह वगैरह। तो उस तरीके से ये रॉड बियरर्स का भी सिविलाइजेशन होता गया। इनको भी एक मखसूस ड्रेस आया और 1200 ईस्वी में पहला पुलिस फोर्स बना, बतदरीज 1300 ईस्वी में, और सही पुलिस फोर्स जो बना, जो आज के दौर के पुलिस फोर्स का जो रिसेंट वो है वर्जन है, वो 1672 का है, फ्रांस में जो हुआ। और उसके बाद 1919 में अमेरिका में जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI है, वो रिसेंट इसका ये है। लेकिन सिंस कॉलोनियल पीरियड टिल टुडे पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्शन का रोग लगा हुआ है वो आज भी बाकी है, और उम्मीद करता हूं कि जब तक डिपार्टमेंट बाकी रहेगा करप्शन उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो आबा व अजदाद पुलिस के पहले लेते थे, आज उसका फॉर्म चेंज हो गया है, आज भी जारी है और बाक़यामत तक जारी रहेगा जब तक पुलिस डिपार्टमेंट जिंदा है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में ऊपर नीचे फेर फार होते रहते हैं। अब बहुत हद तक जैसा कि मुल्क के हालात आइडियोलॉजिकली बदलते गए, आज भी पुलिस अफसरान, बहुत अच्छी पुलिस भी है जो अपने इंसाफ के लिए अपना काम से काम रखते हैं, करप्शन से दूर रहते हैं, लेकिन उमूमन इन अफसरान को साइड पोस्टिंग दी जाती है। बहुत से हद तक क्राइम ब्रांच में आने के लिए करोड़ों की बोली लगती है, ATS में आने के लिए करोड़ों की बोली लगती है, कोई मनपसंद पुलिस स्टेशन में लेने के लिए करोड़ों की बोली लगती है। तो जब प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं, करप्शन का वो बढ़ जाता है, तो इंसाफ, हक, अदल, ये सब चीज़ें बाजू रह जाती। अब जब क्राइम होता है, FIR लॉन्च होता है। कंप्लेंट और FIR में फ़र्क है। आप अपनी कंप्लेंट दे देते हो, आपका जो भी कहना है आप दे दिए, लेकिन FIR जो होता है 154 CRPC के तहत, एक परफेक्ट FIR के लिए 11 W और H की ज़रूरत होती है। अब आप बोलेंगे भाई हम भी वकालत करते हैं, या बहुत से लड़कियां भी हैं जो वकालत कर रही है, FIR में इतनी चीज़ें कैसे होते हैं सर? यकीनन होते हैं। क्या हुआ? व्हाट का W, whom का W, when का W, where का W। तो ऐसे कुल क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ,
क्यों हुआ, किसने किया, विटनेस है क्या, ये सारी चीज़ों का मजमुआ जो होता है ये होना चाहिए उमूमन। लेकिन परफेक्ट एफआईआर होती नहीं है, ये खामियां होती हैं। तो इसमें से 5 या 6 भी चीज़ें अगर आ गए तो जो क्राइम होता है वो क्राइम के। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इनैक्टमेंट जो जनरली आप लोग समझते हैं कि भाई ताज़रात हिंद है या टाडा पोटाई है, लेकिन आपको बता दूं कि मैक्सिमम जितने इनैक्टमेंट्स आज अपने मुल्क में राइज हैं उसमें 95% मेन जो इनैक्टमेंट्स हैं ये ब्रिटिश पीरियड के। आईपीसी इंडियन पीनल कोड ताज़रात हिंद ये 1860 की है, लॉर्ड मैक्यूली के क़यादत में की गई। लॉर्ड मैक्यूली एक बहुत काबिल इंसान था लेकिन एक बड़ा नाकाम वकील था। ज़िंदगी भर में सिर्फ 3 केसेस लड़े, 3 के 3 हार गए, लेकिन उसके बावजूद क्राउन को उन पर इतना यकीन था कि पहले लॉ कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया गया और अपनी पूरी टीम के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 साल रहने के बाद उन्होंने इस कानूनों को बनाया है। आईपीसी उसी की देन है। इंडियन पीनल कोड 1860 का लिखा हुआ है और गुज़िश्ता 160 साल में इसमें सिर्फ एक तरमीम हुई है। वो भी तरमीम नहीं कह सकते लेकिन लॉ के हिसाब से वो हो गया। और जबकि आप देख लीजिए दूसरी चीज़ जो काफ़ी 150 साल नहीं हुई है, 70 साल नहीं हुए, जिसके अंदर 100 150 अमेंडमेंट करने पड़े। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बंदे की कितनी मेहनत होगी कि वो आईपीसी जो लिखे, सीआरपीसी लिखे, सीपीसी लिखे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारे इनैक्टमेंट्स। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के आईपीसी के आज जो सेक्शंस है वो ब्रिटिश पीरियड की होने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है कि तो आप हुकूमत के खिलाफ अगर कुछ बोले, जबकि मेरा आइन मुझे बोलता है, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मुझे खुली आज़ादी है कि मैं मेरे अपने राय रखूं, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट करता है आईपीसी के कुछ सेक्शन से। तो उन सेक्शंस को अभी आप देखें, कन्हैया कुमार का भी मैटर है या जो भी बंदा जिसका डिसेंट है या जो हुकूमत के पॉलिसी से कबूलियत नहीं रखता या वो अपना डिसेंट अगर जाहिर करता है, सेडिशन हो गया, देशद्रोह हो गया, देश से दुश्मनी हो गई, तो उन कानूनों को तरमीम करने की ज़रूरत है इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये हुआ नहीं है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और एक इसी के साथ बताता चलूं कि जस्टिस सिस्टम का जो बेस है, जो पाया है, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया, उसके तहत ये जिम्मेदारी स्टेट की है, प्रोसिक्यूशन की है कि वो आपका गुनाह साबित करे। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, हुकूमत की है, क्या किसी मुल्जिम का, एक्यूज का गुनाह उसको साबित करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन स्पेशल इनैक्टमेंट जो है, जो ब्रिटिश पीरियड में नहीं थे, और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडोनेशिया छोड़ के पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आज के दौर में इतने सख्त तरीन कानून यूएपीए के तहत कहीं आपको सरजमीन दुनिया पे नहीं मिलेगी। ये एंटी टेरर लॉज का फंडा ये है कि एंटी टेरर लॉज के मुल्जिम को ये साबित करना है कि मैं बेगुनाह हूं। अब बात सिंपल है, सुनने में तो ऐसी लगती है। जनरल लॉज के अंदर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो गुनाह कबूल करे, एंटी टेरर लॉज में ये जिम्मेदारी मुल्जिम की है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। सुनने में तो चीज़ें एक जैसी लगती है, लेकिन यही इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको नज़ारा समझ में आ जाएगा कि कानून ड्रैकोनियन लॉ, काले कानून क्यों है, इसे काला कानून क्यों कहा जाता है। चीज़ तो एक जैसी लगती, भाई आम कानून में तो हुकूमत साबित करेगी कि आप गुनाहगार हैं, मगर स्पेशल इनैक्टमेंट पे आपको साबित करना है कि आप बेगुनाह। अगर समझ लीजिए 302 मर्डर का केस है, 100 मर्डर होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक 96 बंदे छूट जाते हैं। तो जनरल लॉस का जो कन्विक्शन रेशियो है वो 4% है।
अब जनरल लॉस का कन्विक्शन रेशियो 4% है, जबकि हुकूमत की सारी एजेंसियां लगी हुई है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बड़े बड़े अफसरान हैं, सरकारी वकील है, सारी चीज़ें मुहैया है, उसके बावजूद भी हुकूमत फेल होती है 96%। और जो बंदा स्पेशल इनैक्टमेंट में अंदर है, जहां उसकी फैमिली, उसका भाई तक उसके साथ नहीं है, हाउ ही कैन प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट? तो जो स्पेशल इनैक्टमेंट में कन्विक्शन रेशियो 99% है, उसकी वजह यह है कि ही कांट प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट अगेंस्ट द माइटी स्टेट। इसके ऊपर भी किसी तंजीम का, किसी एनजीओ का ध्यान नहीं जाता। एसी हॉल में बैठकर बेहतरीन डिस्कशन करना इज समथिंग डिफरेंट कि ग्राउंड लेवल पे काम क्या होना। जब इस फील्ड में आया, मैं भी बस गुडी काम करता था, बस अच्छे से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, अपने अपने गाड़ी में घूमो, बाल बच्चों के साथ एंजॉय करो, रमज़ान के 30 रोज़े रख लो, जुम्मा की नमाज पढ़ लो, चंदा दे दो, जन्नत पक्की हो गई। दर्द, तकलीफ़, हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा मुझे पहली बार 2011 में आया, जब मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल गया और जब मैं आंखों से देखा ये क्या हो रहा है। जो लॉ मैंने पढ़ा था किताबों में, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो करेक्शन सेंटर की छवि मेरे दिमाग में थी, जो क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो सीआरपीसी, जो जेल मैनुअल मैंने पढ़ा था, उससे एकदम मुख्तलिफ चीज़ मैं वहाँ पाया। टॉर्चर की इजाज़त कहीं भी नहीं है, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं भी टॉर्चर का जिक्र नहीं है, कहीं परमिसिबल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन है, इंडियन जस्टिस सिस्टम का, पुलिस सिस्टम का, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की जो कॉपी की गई है वो ब्रिटिशर्स से की गई है, फॉरेनर्स से की गई है। लंदन में ये हाल है कि आप किसी मुजरिम को पकड़ते हो, उसका लॉयर साथ रहता है, भले ही उससे बात ना करे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट कांच का ये होता है, वहाँ सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सामने मुलजिम है और उसका वकील, उसके फैमिली मेम्बर्स बैठ के देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, भजिए खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एकदम फ्रैंक माहौल। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जाते के साथ ही जैसा ही आपको लॉकअप में ले जाते पूरा बरहना कर देते। और फिर अज़ियतों का वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत टॉर्चर किया जा रहा है। वो बंदा इनोसेंट है, कल्प्रिट है, ये सब चीज़ें अपने अलग जगह पे है। जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसकी सज़ा कंफर्म नहीं होती वो मेयर एक्यूज्ड है, लेकिन जो भी बंदा बेकसूर बच्चा अगर गिरफ्तार होता है तो विद इन फ्यू सेकंड्स सारी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग उसको बहुत बड़ा टेररिस्ट बोल के प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते। वेयर वी आर हेडिंग, किधर जा रहे हो? कोई ये बंदा, कोई समाज का उठ के पूछता नहीं, कोई ये वकील बताता नहीं है भाई अभी तो इसको आज ही पकड़े हैं, अभी तो इसकी चार्जशीट भी नहीं आई, अभी तो इसका ट्रायल भी नहीं हुआ, अभी तो कोई कोर्ट ने इसको सजा भी नहीं सुनाई, अभी तो इसका गुनाह साबित भी नहीं हुआ, तो आप इसको टेररिस्ट कैसे कर रहे हो? नहीं, ये खामोशी है, नींद है या नींद का सोंग है, पता नहीं सकता। ये क्यों है? बीइंग एक्टिविस्ट आपको ये सवाल दिमाग में उठना चाहिए। हम लोग काफ़ी लिमिटेड टीम है हमारी। स्टार्ट में जब काम शुरू करे पूरे हिंदुस्तान में तो 3 लोग थे, शायद भाई बोल बोल के शहीद हो गए, उस वक्त हमारा भी वो नहीं था कि हम उनके साथ ज्वाइन करें। आज जो बेगुनाह बच्चे टेरर मैटर्स के अंदर हैं, उनकी कस्टडी का 10 मिनट भी क़यामत की मंजर को याद दिलाने वाला। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इस टॉर्चर का, क्रुएल्टी का अगर मावजाना कंपैरिजन अगर कहीं किया जा सकता है और किसी चीज़ से किया जा सकता है तो मेरी नज़र में वो एक ही चीज़ है जो मुशरिकान मक्के में नौ मुस्लिमों के साथ किया करते थे। उसका अगर कहीं कंपैरिजन कर सकते हैं तो अब आज की डेट के अंदर जो टॉर्चर और टेरर होता है, धड़ल्ले से इलेक्ट्रिक शॉक्स का इंतज़ाम,
आज आए तनासुल के अंदर तार डाल के 330 डिग्री का जब वोल्टेज का जब मारते हैं, ये कौन सी जस्टिस सिस्टम सिखाती है? और इस कदर वॉर्न कर दिया जाता है कि एक भी चीज अगर बाहर अगर आ जाए तो तेरी पूरी फैमिली को अंदर कर देंगे। कई ऐसे जेल है जो अंदर से अपने बीवियों को रुखसत कर दिए, तलाक दे दिए, खुला लेने के मजबूर कर दिए कि अब अज़वाज ज़िंदगी के हम काबिल नहीं रहे। तो ये टेरर, टॉर्चर एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो किताबों में है, मेरा कानून, मेरी सीआरपीसी, मेरा पुलिस मैनुअल, मेरा जेल मैनुअल, ये कहीं नहीं कहता कि आप इनके साथ ये सलूक करो। अगर किसी चीज़ की मैं कंप्लेन करूं किस अदालत से कि अदलिया से कि सर ये हो रहा है, फौरी तौर पे पुलिस का जवाब आ जाता है कि वकील साहब ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इस किस्म से कुछ होता ही नहीं, आप बंदे से पूछ लीजिए, वो कैदी है, आके खड़ा रहता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है। जब आप खुद को इंसाफ पसंद कहते हो, खुद को मोमिन कहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम का इरशाद मुबारक है कि सारी उम्मत जो है जिस्म बदन के मानिंद है, और किसी हिस्से में भी अगर कुछ चूक जाए तो आपको उसकी तकलीफ़ अगर महसूस नहीं होती, तो शायद आपको ये चीज़ें पता हो ना हो, लेकिन इंशाल्लाह फिर अगर कुछ और ऑर्गेनाइज होता है तो इस पर तफसीली बात करेंगे। बहरकैफ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सब कुछ होता है। कुछ ऑफिसर्स अच्छे भी होते हैं। अब सेकंड चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में बताया कि जो बुनियादी चीज़ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, कि ख़ुद को आप किसी मुलजिम को ये मजबूर नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते खुद के खिलाफ गवाही देने की। ये बेसिक उसूल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जैसे आपको शुरू में बताया। लेकिन कई ऐसे इनेक्टमेंट है जिसके अंदर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के ज़रिए लिया गया आपका कबूली बयान आपको फांसी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी, मज़ीद किसी गवाह सबूत की ख़तन कोई ज़रूरत नहीं है। ये कानून है MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999 से चल रहा है, 2019 है, 20 साल हो गए। 20 साल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी NGO ने, किसी भी ह्यूमन राइट ग्रुप ने इस पर जितना काम होना चाहिए कतई किया नहीं। अगर महाराष्ट्र पुलिस ATS सोहेल साहब को उठाती है और बोलती है कि बंबई में कोई हादसा हुआ और सोहेल साहब की दस्तखत ले लेती है किसी भी तरीके से टॉर्चर करके, तो ये सारे एविडेंस कि सोहेल साहब वहाँ बंबई में नहीं, सोहेल साहब आज यहाँ मौजूद थे इस ऑडिटोरियम में, ये सब रद्द बातल है और उन्होंने जो कन्फेशन दिया है ये काफ़ी है सोहेल साहब को फांसी लगाने के लिए। तो इस इनेक्टमेंट्स में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 100% नहीं 300% काम करना पड़ता है। आपकी तैयारी, जहनी तैयारी, दिमागी तैयारी, लॉ की तैयारी, केस की तैयारी 300% होना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको बोलते कि बंदा ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं। कितने इनेक्टमेंट, इसका मिसयूज क्यों हो रहा है, ये भी सवाल कोई नहीं करता। मीसा रहा, UAPA अभी चालू हुआ, 1967 का है, लेकिन तरमीम करके इसको सख्त तरीन बनाया गया जिसमें ज़मानत की कतई गुंजाइश नहीं है। वो 2008 से नाफिज है, इसके खिलाफ भी कोई आवाज़ नहीं। टाडा था, टाडा के बाद पोटा आया। पोटा का एक एग्जांपल दे दूंगा आपको कितना मिसयूज होता है, आप देख लीजिए। पोटा 2 साल तक अमल में रहा, 2002 से 2004 तक। पोटा के तहत गुजरात में इन 2 सालों में 240 अरेस्ट हुए, 240 में से 239 मुसलमान थे और एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला था। और आज UAPA का क्या हाल है, पोटा खत्म हो गया लेकिन पोटा के केसेस आज भी जारी है, उसमें भी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं, UAPA में भी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं। किसी एक बंदे को जब UAPA स्लैप होता है तो कम अज कम उसके 12 साल जिंदगी के माइनस कर दो।
अगर उसके बाद जिंदा रहा, किस्मत साथ दी, अच्छे वकील मिले, जज अच्छा रहा, तब उसकी गुंजाइश की जा सकती है 12 साल के बाद बाहर आने की, अदरवाइज उसको भूल जाओ। इसके खिलाफ आवाज़ कहाँ? हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े उससे दावा होते करते हैं कि अल्लाह हमारी पोज कबूल कर लेंगे, हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये जो कौम और मिल्लत के साथ, कौम और मिल्लत छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, ये आपका फ़र्ज़ है कि अनजस्ट लॉज का आप अपोज करें, उस पर तरमीम के लिए आवाज़ उठाएं। और एक फैशन सा बन गया है। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हमारे वकील हल्के में कुछ लोग कहते हैं, ये मेरे अपने व्यूज़ नहीं है, कि ऐसा एक फैशन बन गया, ऐसा लोगों का कहना है कि किसी मुलजिम को फांसी दे दो, हाईकोर्ट जज बन जाओ। वो लोग मिसाल भी देते हैं कि भाई फला फला जगह ये हो गया उसको। आज जो जिस तरीके से माहौल खड़ा कर दिया जाए, जो 4 पिलर्स है डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से स्मूथ रन कराने के, वो चारों में से मैं समझता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि 3 पिलर तो टोटली वायरस ग्रस्त हो गए, उसमें वायरस घुस गया है, नागपुर का वायरस घुस चुका है 3 उसके अंदर, और जुडिशरी का थोड़ा बहुत जो सेक्टर है वो भी उससे अफेक्ट हुआ है। ये ना, ये स्पेशल इनैक्टमेंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कानून खुद कहता है कि इसके तहत गिरफ्तार लोगों की सुनवाई जो है रोजमर्रा बेसिस पे चलाई जाए, लेकिन होता यह है कि उमूमन 8 से 10 साल तक इसमें चार्ज ही फ्रेम नहीं होता। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक चीख चीख कर गुजरात का मामला है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर 2008 का मामला है, वो यार इन 2019 11 साल गुजर गए। उस एक मैटर की चार्जशीट 92,970 पेजेस की है, 92,970 पेज की चार्जशीट है। 2,283 उसके अंदर गवाहान है, और 11 साल के वक्फे में 800 गवाह हुए, और इसी रफ्तार से अगर केस चलता रहा तो 40 साल गुजर जाएंगे। इसके ऊपर कौन सी तंजीम कर रही है काम? इस पर कौन एक्टिविस्ट कर रहा है? कौन एक जी अखलाक या पढ़ा लिखा बंदा है कि इस सिस्टम को बताए कि ये क्या चल रहा है? क्योंकि औरंगाबाद की ज़मीन सरखेज़ ज़मीन है, और आप ऑडियंस में से कोई एक बंदे की भी बात अगर समझ में आ जाए और इस काम के लिए वो अमल पैरा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जलसा आज का कामयाब रहेगा। कोई एक बंदा। अब जो केसेस बनते हैं, अभी कोई धमाका नहीं होता, अभी कोई दहशतगर्दी की चीज़ अंजाम नहीं दी जाती, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि ये प्लानिंग कर रहे थे, ये फला कर रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। और आज गुज़िश्ता स्पेशली 4.5 सालों में 90% केसेस जो है, 90% केसेस जो मैं खुद डील कर रहा हूँ, वो सारे शक की बुनियाद पे। जैसा आप देख रहे हैं, मुमरा के बच्चे उठाए, एक खुद का तजुर्बा जो गुलबर्गा का बच्चा है, खान साहब से जिक्र भी किया था, ONGC के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर है। इत्तेफाक से उसके वालिद साहब भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जमात के नशोनुमा में तहरीकी मामला से बच्चा बड़ा हुआ, नहायत ही इंटेलिजेंट बच्चा, KG से PG तक डोमिनेंट फर्स्ट रहा, मेरिट में आया, और बगैर किसी रुश्वत के टोटल मेरिट के ऊपर उसमें सेलेक्ट हुआ, और बनते बनते 2008 से 2014 तक वो उतनी बड़ी ओहदे पे चला गया। 2015 में उसको गिरफ्तार किया गया कि वो ISIS का रिक्रूटर है। और आपको, क्यों तो आप इंटेलेक्चुअल्स हो, आपको बता दूं
जिस बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया गया है वो मोबाइल फ़ोन में उसके 2 नंबर थे। एक नंबर उसको जो कंपनी ने दिया था, जो 2008 से 2015 तक गिरफ्तारी तक वो चलाता रहा, और पुलिस का एनआईए का भी कहना है कि ये नंबर से कोई गलत काम हुआ नहीं, बल्कि दूसरा नंबर, दूसरा सिम जो अपने हैंडसेट में उन्हें इंसर्ट किया था, इस सिम से वो दाइश के उससे ताल्लुक़ रखता था वगैरह वगैरह, सारे एलिगेशन। हुआ कुछ भी नहीं है, उनके उसमें था, उसका रिक्रूटर था वगैरह वगैरह जो एलिगेशंस है। तो उसकी चार्जशीट में तकरीबन इतनी चार्जशीट है, और सारी वो चैट्स और ये वगैरह से भरी पड़ी है। तो बुनियादी जो केस है उसका वो सेकंड सिम से। इसकी बंदे की गिरफ्तारी हुई 8 दिसंबर, और एनआईए के चार्जशीट के हिसाब से इसका जो डिस्कशन या जो भी इंटरनेट पे जो वो नंबर से डिस्कशन हुआ है वो 31 अक्टूबर से लेके 14 दिसंबर तक अमल में रहा। ये चार्जशीट खुद बोलती है। 31 अक्टूबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये एक्टिविटीज़ इस नंबर पे होते गए। और अगले सफ़े पे एनआईए की चार्जशीट का एक्सपर्ट का रिपोर्ट ये कहती है कंपनी कि ये फ़ोन नंबर, ये सिम एक्टिवेट हुआ 6 दिसंबर को। चार साल हो गए, बच्चा अंदर है। हाई कोर्ट में अर्जी लगाए, माय लॉर्ड ये है। कोर्ट बोलता है मिस्टर काउंसिल यू आर सो सीनियर, इट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस। ये जो भी है वो एविडेंस का मामला है, ये ट्रायल कोर्ट में होगा, मामला काफ़ी संगीन है, सुप्रीम कोर्ट में जाए कि भाई ये मैटर एविडेंस का है, ये तो ट्रायल चलना ज़रूरी है। हाँ, हम इतना काम करते हैं, हम एजेंसी को डायरेक्शन देंगे कि आप जल्दी से ट्रायल ख़त्म कर दें। गुज़िश्ता साल उसकी बेल लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 1 साल के अंदर 6 विटनेस हुए, जबकि कानून ये कहता है कि आप रोज ट्रायल चलाइए। तो अभी 4 साल हो गए और ट्रायल ख़त्म होने में 4 साल निकल जाएंगे, नौकरी चली गई, घर बिक गया। ये मैटर जमीयत के पास आने से पहले दूसरे वकील भाइयों के पास था, और इस केसेस में उमूमन वकील खुशी से तैयार नहीं होते, ज़्यादा फीस लेते हैं, ज़्यादा फीस लेने के बाद भी प्रेशर में काम करते हैं। घर बिक गया, वालिद साहब को पैरालिसिस हो गया, बीवी की तबीयत ख़राब है, माशी हालत पूरी डाउन हो गई, और 4 साल के बाद जब बाहर आएगा तो एक टेररिस्ट का ठप्पा लेके बाहर आएगा, गलती कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ों के अंदर क्या करना चाहिए एज एन एक्टिविस्ट, इसकी अपनी क्या जिम्मेदारियां होती है, इसके लिए आपको सोचना है, न सिर्फ सोचना है बल्कि जिम्मेदारी से काम करना है। किसी एक चुड़िया का वाक़या था कि कोई अल्लाह वाले थे, आपको पता होगा सुहेल साहब, कि जंगल में आग लग गई और वो साहब ढूंढ रहे थे कुछ बकेट या कुछ लेके मैं पानी लेके डालूं, तो मिल नहीं रही थी। तो देखे कि एक चुड़िया है, वो जा रही है और अपना चोंच में पानी लेके उस आग पे डाल रही है। तो साहब ने उसको वो करे तो उसने एक्सप्लेन की कि क़यामत में जब अल्लाह पूछेगा कि आग इतनी लगी थी चुड़िया तूने क्या किया, तो मैंने तो अपना रोल अदा कर दिया कि मैं जितना पानी मेरे मुंह में आता था वो ले जाकर मैं आग पे डालती थी। उस तरीके से आपका जितना भी ताकत है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितने आपके रिसोर्सेस है, वो आप उस हद तक तो अपना रोल अदा कर सकते हो। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर केस को जो सस्पिशियन ग्राउंड पे केस डेवलप करते हैं उसमें अगर क्विक एक्शन ली जाए तो इंसाफ की थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती। आपको मैं दिल्ली का एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं सदर साहब से भी उस दिन अर्ज़ किया कि टाइमली अगर कोई काम किया जाए सोशल एक्टिविस्ट द्वारा, जो इंसाफ पसंद लोग हैं। अब उम्मन क्या होता है, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, घर पे आ गई, तो एक खौफ और दहशत का माहौल तैयार हो जाता है। उसकी मदद करना है तो छोड़िए, आप कमरा अपना बंद करते, उसका नंबर होगा तो पहले उसका नंबर डिलीट करते कि भाई हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है।
तो ये जो मेंटल एटीट्यूड है, ये आप भाई कतई हम ये बात को वो नहीं कर रहे हैं कि मुजरिम है, गुनाहगार है, टेररिस्ट है तो आप बिल्कुल उसे फांसी दो, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी टेररिस्ट को या किसी भी क्रिमिनल को बचाने का कतई कोई सवाल नहीं। लेकिन जो भी मामला है, जो भी चीज़ है, हिंदुस्तान का कानून जो आज़ादी देता है, जो निज़ाम, जो सिस्टम बनाया हुआ है, उससे काम हो, उससे ईमानदाराना काम। अब बच्चे को उठाने से पहले, घर की तलाशी लेने से पहले वारंट की ज़रूरत होती है बेशतर केसेस में, लेकिन जहाँ संगीन मामलात है तो उसकी छूट है कि भाई आपको तलाशी वारंट की ज़रूरत नहीं है, बगैर वारंट के भी आप घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी ये गुंजाइश है कि जो अंदर घर में घुस रहे हैं उनको आप रोक के पहले उनकी तलाशी ले सकते। अगर आपके घर में ऐसे कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो आप उनको वही रोक दीजिए, बोला रुकिए, इस मोहल्ले के, गली के, बिल्डिंग के 4 मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाइए, आपकी पहले तलाशी दीजिए, फिर आपका तशरीफ़ लाने का मकसद बताइए, अगर कोई एफआईआर है तो उसकी कॉपी दीजिए। लेकिन ये पूछने की हिम्मत ही नहीं करते। ये आपका हिम्मत करने का सवाल नहीं है, ये आपका हक है। और जुल्म जो बढ़ता है वो ना रुकने की तरफ से बढ़ता है। जुल्म सहते जाओगे तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। और किसी स्कूल के पीरियड में मेरे सर ने बोले थे, वो बात आज तक मेरे दिमाग में है और अभी भी मुझ पर अमल करता हूँ, कि सर बोला करते थे, बेटा खरबूजे का छुरी से कटना छुरी की संगदिली से ज़्यादा खरबूजे की कमज़ोरी की अलामत है। आपको लॉ पता नहीं है, आपका हुकूक पता नहीं है, और ये फिर रोना पीटना कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म उसी के साथ होता है जो कमज़ोर है। आप पढ़िए, आप सेमिनार्स अटेंड कीजिए, आप सोहेल साहब भी है, इंशाल्लाह जमात उसके ऊपर काम करेगी। वीकली रखो, मंथली रखो, लॉ सीखो, आपके क्या क्या हुकूक है जानो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जूनियर्स, नए जूनियर्स कमिश्नर को बात नहीं करने देते, इतना लॉ उनका पक्का है। इवन कमिश्नर्स बोलते, पठान साहब इसको कंट्रोल करो, तुम्हारे जीनियर्स को, आप तो ऐसे नहीं थे। मतलब मैं बहुत जुल्म सह के मैं मजबूत बना हूँ, मगर इनको मैं इसलिए मजबूत बनाया हूँ कि आगे जुल्म ना हो। दिल्ली का एक वाक़या है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज जो वन ऑफ द पार्टी जो थे, हमारे साथी थे, अबू बकर सब्बाक, जो पहले एक्टिविस्ट थे और आज काफ़ी नामवर बड़े वकील हैं, APCR के नेशनल कन्वीनियर भी है, वो उस वक़्त वकील नहीं थे। 2013 की बात है, जामिया नगर जमात इस्लामी के ऑफिस के बाजू ही मैं रहता था। तो वहाँ सुबह सुबह अखलाक भाई जो APCR के इंचार्ज थे और सब्बाक दोनों आ गए। बोले, वकील साहब 7 बजे का वक्त था कि यहाँ से राजस्थान के 2 बच्चे पढ़ने के लिए थे, उनको यहाँ के स्पेशल सेल ने आके उठा के ले गई, आप कुछ कीजिए। तो उमूमन वकील लोग हैं बोलते कि भाई जब कोर्ट में मामला आएगा जब ही देखेंगे। चूंकि मैं काफ़ी मुश्किल से वकील बना और मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म सहे हैं, जुल्म देखा है, तो मजबूती आ जाती है, वक्त सिखा देता है, वक्त की थपेड़े आदमी को मजबूत बनाती है ग्राउंड लेवल पे काम करने से। और आप ग्राउंड लेवल से ही काम कीजिए, कि तो हर फील्ड में, हर उसके अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक ग्रास रूटर होता है, एक पैराशूटर होता है। जो ग्रास रूटर होता है वो सिर्फ आगे ही बढ़ता है, और जो पैराशूटर होता है वो सिर्फ नीचे ही आता है। तो आप लोग ग्रास रूट से काम कीजिए, एक्टिविज्म का काम भी जो है ग्रास रूट से कीजिए, पंगा लेना सीखिए, पुलिस स्टेशन जाइए, हर एक के दुख दर्द में दौड़ के आगे जाइए, आपको मज़ा आने लगेगा। तो चूंकि मेरा पिंड जिसे कहते हैं मराठी में, वो एक्टिविस्ट का था, इसलिए बच्चों को बोला ठीक है बेटा चलो, पठान आदमी है, बोलचाल के अपन, मुंह भी धोया नहीं था, चलो। तो बोले स्पेशल सेल लग गई। बेटा स्पेशल सेल पर जाने का अपना कोई मकसद नहीं है। क्यों सर? न तो अखलाक भाई भी वकील नहीं थे और सब्बाक भी लॉ नहीं करे थे उसको। बोले सर स्पेशल सेल लेके अपने को स्पेशल सेल के पास जाना है, हेड ऑफिस को, लोधी रोड। बोला नहीं, अपने को जाना है अपने पुलिस स्टेशन। शेख साहब, तो हम तीनों
7:30 बजे जामिया नगर थाने में पहुंच गए। तो पुलिस का रवैया तो हाँ कौन है क्या है, बड़ी बहुत ही मोहतबाना अंदाज में पूछताछ करते कि फिर हमने हमारा इंट्रोडक्शन दे दी। जब तक काफ़ी दिल्ली के हलकों में नाम हो गया था कि पठान तैवर खान टेरर मैटर चलाते हैं और स्पेशल सेल के आला अफसरान काफ़ी अच्छी तरीके से जानने लगे थे। तो जब उसको मेरा नाम बताया तो फिर बोला बैठिए वकील साहब, हाँ बताइए क्या हुआ। तो फिर सब्बाक भाई ने बोले कि भाई ये ऐसा ऐसा जामिया नगर ब्लॉक नंबर 167 से 2 राजस्थान के बच्चे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे स्पेशल सेल ने उठा के ले गई। तो लेके गए तो हम क्या करेंगे, आप स्पेशल सेल के पास जाइए और पूछिए कि क्या मामला है। मैंने बोला साहब मैं इसलिए नहीं आया कि बच्चों को छोड़ दीजिए, हम लोग आपके पास पुलिस स्टेशन में इसलिए आए कि आप हमारे इमीडिएट अथॉरिटी है, आपके पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुरिस्डिक्शन में ये बच्चे रहते थे, हम रहते हैं। हमको ये जानना है कि ये बच्चे किस जुर्म में उठाए गए हैं, उसकी एफआईआर की कॉपी दीजिए। हमको ये जानना है कि उनको जब गिरफ्तार किए तो उसका गिरफ्तार मेमो दीजिए, उनके पास से कुछ मिला है तो उसका जब्ती मेमो दीजिए। ये 3 चीज़ें आप हमको दे दीजिए, हम घर चले जाएंगे। बोले आप कौन हैं? बोले हम बोले एक्टिविस्ट है। किसके एक्टिविस्ट है? एपीसीआर के एक्टिविस्ट है। एपीसीआर क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट है। बोला इसका जो डिटेल है हम आपको बाद में दे देंगे, पहले आप हमको 3 चीज़ें दे दीजिए। काफ़ी कहा सुनी हुई, सख्ती से काम नहीं पटा। बोले आदमी ज़रा गंभीर है यार, तो फिर समोसे मंगा लिए, चाय पिला दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से बोले वकील साहब आपको तो पता है यार हम जनरल पुलिस है, वो स्पेशल सेल है, उसके पावर्स ज़्यादा है और आपको पता है कि ये टेरर मैटर्स होते हैं इसमें, आप तो खुद करते हो टेरर मैटर, पता है आपको कि 1 मिनट की इधर उधर देर हो जाए तो धमाका हो जाता है और ये डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो कमिश्नर का होता है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप हमको प्लीज़ तंग मत कीजिए, आप स्पेशल सेल जाइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ डीसीपी साहब को, बड़े अच्छे साहब है, आपको ये सारी जानकारी दे देंगे। बोला साहब मुझे जाना नहीं है यहाँ से, आप डीसीपी साहब से बोलिए कि आपको फैक्स कर दे, मोबाइल कर दे, व्हाट्सएप में डाल दे, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए या प्रिंट दे दीजिए। बैठ कर बात बढ़ते गई, लोग आते गए, हम 3 से वो देखते देखते 25-30 हो गए। फिर वहाँ के लोकल एमएलए अमानतुल्लाह साहब है, उन तक बात चली गई। 9 बजे अमानतुल्लाह साहब आ गए, वो भी एकदम, वो भी पठान है और एकदम पागल पठान, 1000-2000 कार्यकर्ताओं को लेके आ गए। अब पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ जमा हो गई। अब बोले भाई जब तक नहीं उठेंगे, जब तक खान साहब जो बोल रहे हैं वो चीज़ें हमको नहीं देंगे। रास्ता जाम होगा, जामिया नगर ओखला जाने का रास्ता पूरा जाम होगा। इतवार का दिन था। फिर तय ये हुआ कि भाई लोगों को, कमिटर्स को तकलीफ हो रही, नेशनल हाईवे पे अपन जाके बैठ जाते हैं, महात्मा गांधी का पीसफुल एहतजाज। देखते ही देखते भाई लोगों 1 घंटे के अंदर 5,500 से 7,000 की पब्लिक जमा हो गई, रास्ता पूरा जाम हो गया। 2 बजे डीसीपी का फ़ोन आया कि भाई रास्ता खाली कर दो। हम बोले जब 3 चीज़ें दो, तीन चीज़ें थे ही नहीं, ना एफआईआर था, ना अरेस्ट मेमो बनाया गया था, ना जब्ती मेमो बना था। ये तो बाद में बनता है भाई लोग, पहले आपको उठाते हैं, तहकीक करते हैं, 2-3 दिन तक इलीगल कस्टडी में रखते हैं अमूमन। उसके बाद तय ये होता है कि आपके पास क्या रखा जाए, आपकी कैटेगरी देख के, आपके पास अमोनियम नाइट्रेट रखा जाए, आपके पास आरडीएक्स रखा जाए, आपके पास पीएनटी रखा जाए, आपको किस तंजीम से जोड़ा जाए, आपके दोस्त अहबाब किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, किस ख्याल किस फिक्र के मानने वाले हैं, वो हिसाब से तैयार। तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं अपनी बात पे था। लोग उस वक्त मुझे पागल की गिनती में निकाले। अमानुल्लाह खान बोले कि यार पठान तेरा दिमाग तो अच्छा है, मगर ये साले ला के दे देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बोला खान साहब अल्लाह पे भरोसा रखो, एफआईआर है नहीं। तो रात के 8 बजे कमिश्नर का फ़ोन आया कि भाई ये 2 बच्चों को हम छोड़ रहे हैं, आप रास्ता खाली कर दो। और आपके जिम्मेदार आ जाइए, पठान साहब को भी लाइए और पुलिस स्टेशन से ले जाइए। मैं बोला नहीं, तख्त नहीं तो तख्ता, जहाँ से ले गए वहाँ ला के छोड़ो, हम नहीं आते वहाँ। तो 9:30 बजे डिप्टी कमिश्नर स्पेशल सेल के बंदे ने वो दोनों बंदों को खैर आफियत से ला के छोड़े।
तो ये वक्त पे लिया गया एक स्टेप वो 2 बच्चों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहा। और एक वाक़या ऐसा ही भीड़ का था, उस दिन बताया। भीड़ का शहंशाह नगर है, भीड़ से काफ़ी आप लोग वाकिफ़ हैं। माहौल उस वक्त काफ़ी गर्म चल रहा था। रात के 3 बजे जीन्स और टी शर्ट में स्पोर्ट शूज़ पहने हुए 6 मुसडंडे वो साहब के घर में दीवार फांद के घुसे। दरवाज़ा बजाए नहीं, दीवार फांद के उनके बच्चे को उठाए, बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी में डाले। इस गड़बड़ में, चीख पुकार में, वो अहले खाना जो वालिद साहब थे उठ गए। वो देखे कि जीन्स पहने हुए डांड के कुछ लोग मेरे बच्चे को उठा के ले जा रहे, पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने समझे किडनैपिंग का मामला है, चीख पुकार शुरू कर दिए। गली वाले अलर्ट थे, सब उठ गए 3 बजे, चोर चोर चोर, बच्चे डाकुआ मेरे बच्चे को ले जा रहे। चीख पुकार सुन के 25-30 लोग जमा हो गए, फौरी भागे। जब तक गाड़ी निकल गई एसपी के पास भागे, एसपी के पास गए। एसपी अच्छा था, फौरी कंट्रोल रूम को मालूम करा, जितने बाउंड्रीज है सारे सील कर दो, कुछ गुंडे जो है प्राइवेट व्हीकल्स में बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे। नगर चेक पोस्ट पे गाड़ी पकड़ी गई। सुबह में मालूम हुआ कि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बंदे थे और तहकीकात के लिए बच्चे को उठा के लेके गए। कोई टेरर मैटर नहीं मिला, इसलिए उस पर डाले इल्ज़ाम कि 2 साल कबल एक स्कूटी का टायर चोरी हुआ था, उसकी तहकीक के लिए वो आए थे और ये कार्रवाई करें। अगर वक्त पे ये ना होता तो किसी बड़ी तहरीक और तंजीम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा टेरर का मॉडल उसको लाके पेश करते थे। अफसोस, मैं जैसा पहले कहा, इस बात का नहीं है कि एजेंसीज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैं पहले आपको बोला कि पुलिस जो है, स्टेट पुलिस अच्छा काम करती है तमाम बुराइयों के साथ, क्योंकि जब भी धमाका होता है, जब भी कोई टेरर वारदात होती है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो उनका होता है वो सही लाइन पे चलता है, जब तक कि कोई सेंट्रल एजेंसी उनकी तशरीफ पे गाड़ी ना कर दे। कई ऐसे केसेस हैं जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो लोकल पुलिस करती है वो सही डायरेक्शन में करती है, सही मुजरिमों के पास जाने वाले डायरेक्शन में करती है, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं होती फिर वो मजबूरी है, हर एक की नौकरी भी होती है। लेकिन किंतु परंतु को भी ना मानने वाले कई जाबाज अफसर हैं। और मैं एपीसीआर के जिम्मेदारों को बोला कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या आप शायद इस बात को नहीं जानते कि कई डीसीपीज हैं जिन्होंने खुदकशी की है और उनकी मौत जो है काफ़ी तशवीशनाक और सस्पिशियस हालत में हुई। कम से कम ऐसे 6 डीसीपी आईपीएस ऑफिसर्स को मैं जानता हूं कि जिनकी मौत पे मुझे काफ़ी तशवीश हुआ, जिनके 4 में तो खुदकशी दिखाई गई है और 2 में हत्या दिखाई गई है आपस में रंजिश में, और एक को सुसाइड बताया ट्रेन के आगे गिरकर। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये यकीनन ये वो अफसर थे जो सच्चाई और हक की तरफ जाने वाले थे। 7/11 का मैटर है जिसके अंदर 9 लोगों को दोषी पाया गया, 1 को छोड़ा गया, उसमें से 7 को फांसी दी गई है और 2 को लाइफ है। तो इनकी जब पुलिस कस्टडी चल रही थी उस दौरान एक डीसीपी उनके पास आया, मैं बच्चे का भी नाम नहीं लूंगा, अंदर है वो, बोला बेटा सिर्फ 2 दिन रुक जा, ये किसने किया, ये किसने करवाया मुझे सब मालूम है, और ये मैं भरे कोर्ट पे बोलूंगा। 3रे दिन तुम सब बाहर हो गए जेल के, और दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आती है कि वो बंदे ने खुदकशी कर ली। तो ये सिस्टम, क्यों तो माशाल्लाह आप सारे इंटेलेक्चुअल्स हो, इस चीज़ को डेप्थ में जाके खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं, आप इशारों में भी समझ सकते हैं। तो ये होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। मैं इससे जो सफ़र हो रहे हैं वो सफ़रर जो है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कौम में नहीं समझता, इससे सफ़रर वो इंडियन यूथ हो रहा है, सफ़र ह्यूमैनिटी हो रही है, सफ़र इंसानियत हो रही है। और सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा क्या बोलेंगे इसको, नुकसान अगर कोई हो रहा है इन सारी चीज़ों का, वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है।
ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वो है। आज भी अगर कोई चीज़ है जो इंसाफ कायम कर सकती है, दिला सकती है, तो वो दम और वो ताकत, वो धमक आज भी इंडियन जुडिशरी में। यकीनन ज़रूरत इस बात की है कि जो हक का साथ देने वाले लोग हैं उसको सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, उनके हाथ मजबूत किए जाने चाहिए। लोअर कोर्ट एक फंडा बन गया, जज साहब भी खुद मौजूद है, कि हिम्मत का मामला हो। आज ऐसे कई केसेस हैं कि एक केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की दफात लगा दी गई। जज साहब काफ़ी अच्छे थे, मुसलसल 7 दिन तक उस टॉपिक पे, उस इशू पर बहस चलती रही कि इस पे एमसीओसी नहीं लगना चाहिए। निहायत ही काबिल जज साहब थे। 7 दिन बहस सुनने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बच्चे बेगुनाह हैं और एमसीओसी लगाना इन पे इत्सल गलत है। इस केस में एमसीओसी बैठता नहीं है। तो हमने एक बंदे के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, साहब ने 7 के 7 एक्यूज पे से एमसीओसी हटा दिया। तीसरे दिन उनका ये इनाम ऐसा मिला कि इस जगह पे उनका ट्रांसफर हुआ जहां पर ट्रेन भी नहीं जाती। तो एक्टिविस्ट होने के नाते ये ज़रूरी है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे जो चीज़ें हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। जो इंसाफ का काम कर रहा है इस एडवर्स माहौल में, इस होस्टाइल सिचुएशन में भी, जो कोई संविधान को, इंसाफ को, हिंदुस्तान के कानून पे जमकर डटा हुआ है और सही काम कर रहा है, उसके हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। उसको कमज़ोर करने वाली ताकतें तो बहुत है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के बाद, और एक्टिविस्ट, मैं इसलिए सलाम करता हूँ एक्टिविस्ट को कि ग्राउंड लेवल पे काम होता है। अगर कहीं हिंदुस्तान के जस्टिस को, इंसाफ को मजबूत करने में अगर काम अदा कर सकती है, रोल अदा कर सकती है, तो एक्टिविज़म कर सकता है। चाहे वो APCR हो, PUCL हो, कोई भी तंजीम। ये पार्टी लाइन से और जमात की लाइन से ऊपर उठ के एक ब्रॉड लाइन में सोचने की ज़रूरत आ गई और एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत आ गई। और कोई भी सिस्टम, अब ये मामला जमात के हद तक या तंजीमों के हद तक नहीं रहा है, ये आपके भविष्य, आपकी ज़िंदगी के हद तक है। ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी आपको जवाबदेह रहना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आप आपका रोल अदा नहीं किए। जो जनरेशन आने वाले हैं, और पता नहीं क्या आगे लिखा हुआ है। आज सस्पिशन जो चल रहा है, सारा चीज़ जो है वो मोबाइल पे हो रही है। तो एक इंटेलिजेंस के आला ओहदेदार जो हमारे कुछ सच्चाई रखते हैं, दिल में इंसाफ का दर्द रखते हैं, तो हमसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो बोले, वकील साहब 52 ऐसे लफ्ज़ हैं, 52 ऐसे मखसूस अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं, जो आपके चैटिंग में, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे आदान प्रदान अगर हो जाए तो आपका फ़ोन नंबर जो है सिम वो राउंड कर दिया जाता है सिस्टम में, और उस पर वॉच रख दी जाती है। और आपको ये भी संदेश पहुंचाना है कि इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से, मौसर तरीके से इस्तेमाल हो, न सिर्फ इंसाफ कायम करने के लिए बल्कि नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए। आपको इन सारी चीज़ों पे एक्टिव तो रहना ही है, लेकिन साथ ही अलर्ट रहते हुए एक्टिव रहना है, और सारे समाज के नौजवानों को इस बात का वो करते हुए, क्यों तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि एजेंसीज़ के जो पेड लोग हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि कई हज़ार करोड़ का जो फंडिंग आती है, फ़र्ज़ कीजिए कोई XYZ यहाँ औरंगाबाद में इंटेलिजेंस का बंदा काम करता है, 10 करोड़ उसको सालाना बजट अलॉट आता है, तो इट इज़ बट नेचुरल कि 10 करोड़ रुपये वो ले रहा है सालाना, तो उसको कुछ काम बताया जाना चाहिए कि 10 करोड़ रुपये वो ले रहा है औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में कोई एक्टिविटी बताई जाए। तो ये लोग, ये रोग एलिमेंट खुद ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं
ताकि वो बताया जा सके कि भाई हम इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे अपने एजेंट्स के थ्रू ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो उस पर लाइक कितने आ रहे हैं, उस पर कमेंट्स कौन से आ रहे, उसमें से चूज़ करके फिर आपको जैसा दाना डाल के पकड़ते हैं। होता कुछ नहीं है भाई, दहशतगर्द कोई नहीं है, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। जो ईमान को मानने वाला है, जो सच्चा मुसलमान है, वो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जज्बात में लाकर कुछ ऐसे कमेंट्स उसके मुंह से उगलवा लेना ताकि उसको ट्रैप किया जा सके। और आप बीइंग एक्टिविस्ट, आपको कई किताबें पढ़ना है, उसमें हु किल्ड कर करे पढ़ना है, फ्रेम डैम एंड एक्विटेड पढ़ना है, कैदी नंबर 100 पढ़ना है, और बहुत सी किताबें अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो भी किताब है। लेकिन फ्रेम डैम एंड एक्विटेड आप ज़रूर पढ़ो, किस तरीके से होता है। और एक फिल्म ज़रूर देख लीजिए आप, वर्ल्ड ऑफ लाइज। किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से इस जंजाल में फंस रहे हो। आपका मेयर कमेंट, आपका गर्मजोशी से कुछ वो करना, किसी चीज़ को लाइक कर देना या हक को हक बोल देना भी आपको फंसा सकता है। और किस तरीके से काम हो रहा है, बिलखुसूस दुनिया में 9/11 के बाद इंटेलिजेंस के अंदर एक काफ़ी बड़ी क्रांति आई कि वर्ल्ड इंटेलिजेंस का जो बजट था वो 300% बढ़ा दिया गया और एक पॉलिसी तय की गई। अब आपको एक थोड़ा सा इस पर आप जहन डालिए बार पे कि कोई कार्रवाई तो अंजाम नहीं हो रही है, कोई हादसा तो हो रहा नहीं है, फिर भी गिरफ्तारियां हो रही है। इसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि 9/11 के बाद इंटेलिजेंस का जो बजट है वो 300 टाइम्स मल्टीपल कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया, और काफ़ी अच्छी बात है, बाबा करना चाहिए कि कोई वारदात का होने का इंतज़ार मत कीजिए, कोई वारदात का होने का इंतज़ार मत कीजिए। जो ये वारदात करने के लिए कैपेबल है उनको ढूंढिए, उन तक पहुंचिए, ख़त्म कर दिए। तो ये जो नया चेंज आया है, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़ीरो करते हैं, ढूंढते हैं, पिकअप करते हैं, शूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस चीज़ को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि हम ज़ीरो करते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट ऑफ द चीज़ें फॉलो। तो क्रिमिनल जस्टिस का प्रैक्टिस में एक जो चीज़ है, उसका एक टर्मिनोलॉजी होती है जो आईबी के बड़े अफसर और पुलिस के बड़े अफसर जानते हैं, ये हमारे लिए तो आम बात है और वो कोई गलत बात भी नहीं है। डिसूजा साहब उसको पैडलिंग बोलते हैं। पैडलिंग ये होती है कि कोई क्राइम जो है उसके सारे सबूत नहीं मिलते। किसी क्राइम को साबित करने के लिए मेन सीरिया, इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन, सारी चीज़ें कड़ियाँ मिलाना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर होता है कि सारी कड़ियाँ मिलती नहीं है, कुछ कड़ियाँ छूट जाती है, तो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस कड़ियों को मिलाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेती है, प्रिजम्पशन कर लेती है, दैट्स कॉल्ड पैडलिंग। तो 10%, 15%, 20% पैडलिंग जायज़ है, उसमें कोई एतराज़ भी नहीं होता। हम भी ऑब्जेक्शन दे लेते कि भाई ठीक है, सब बंदा था, ये हुआ है, बीच की कड़ियाँ कुछ मिसिंग हो रही है, पैडलिंग से आप जोड़ दिए, इट्स ओके। लेकिन अब के माहौल में 90% पैडलिंग होती है, पैडलिंग ही पैडलिंग है। ये बंदा है, ये बंदा कभी किसी दौर में कुछ बोल दिया था, सफिशिएंट है। बोले साहब वो उस वक्त बोला था, वकील साहब आप तो बड़ी ताकत से बोलते कि इनोसेंट है, ये देखो इसका टेप 2 साल पहले इसका ये इसने कमिट किया था और आज जो है ये फलां ने लश्कर के साथ और फलां ने उसके साथ ही आज पढ़ गए। तो बाकी के रेस्ट ऑफ द चीज़ें पूरी पैडलिंग है। जो भी धमाका खेज मादा है वो एजेंसीज खुद ले जाती हैं 90% केसेस में, और कई वक्त तो ऐसा होता है कि वो धमाका खेज मादा होता ही नहीं, लेकिन उसमें कई चीज़ों में सज़ा हो गई। ऐसे कई मैटर हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे 82 मैटर है जिसके अंदर केस चलाने का सैंक्शन हुकूमत से बराबर है नहीं, फिर भी सज़ा लग गई, सज़ा काट के बाहर आ गए। बहुत तशवीशनाक हालत है।
तो किसी एक टॉपिक पे, किसी एक इशू पे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, एक्टिविज्म का काम हो, इंशाल्लाह फुल डे अपन कभी देंगे, कि तो वक्त की कमी है। और मेरे अजीज़ काफ़ी इंडिजीनियस स्कॉलर के सोहेल भी मौजूद है, डिसूजा साहब भी है, आपको इनका सुनना है, तो इसमें नाउम्मीदी की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी पुलिस के अंदर अच्छे बंदे मौजूद हैं, आज भी जुडिशरी में अच्छे लोग मौजूद हैं। ज़रूरत यह है कि उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, सिस्टम पे भरोसा कायम रखा जाए। 23 साल के बाद गुलबर्गा का बच्चा सुप्रीम कोर्ट से निकला, और काफ़ी बट नेचुरल इंसान के एक जज्बात होते हैं कि 23 साल की तमाम ज़िंदगी गुजारने के बाद वो क्या बोलता सिस्टम के ख़िलाफ़, ये जानने के लिए काफ़ी कैमरे लग के लोग खड़े थे कि वो काफ़ी गम और गुस्से में गाली देगा, वालदा हमशीरा करेगा। लेकिन बंदे ने काफ़ी वो दिया। लेकिन आप गौर करने वाली बात है, उसने निकलने के बाद पहला स्टेटमेंट दिया कि मुझे हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे आज भी भरोसा है। तो आपको और हमको भी हिंदुस्तान के जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए। हर चीज़ में काला गोरा गलत अच्छा होता है, इसमें भी कुछ है। नाउम्मीदी की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को दुरुस्त करने के लिए की जा सकती हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें मेरा रोल भी रहा है, जिसमें लखन भैया इनकाउंटर भी है, जिसमें 21 यस जी ये सारा प्रोग्राम है, वो अलग सेशन में अपन करेंगे। और ऐसे 7 केसेस में दाखिल कर चुका हूँ कि अभी लास्ट ईयर 103 बच्चे टेरर मैटर से इनोसेंट बच्चे रिहा हुए, 103। लेकिन भाइयों, मेरी नज़र में एज एन एक्टिविस्ट कम लॉयर, ये 25% इंसाफ है। 50% इंसाफ जब होगा जब वो एयरिंग और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से जिन्होंने इस बेगुनाह को अंदर डाला, वो जब तक प्रोसिक्यूट ना हो, तब 50% इंसाफ। 75% इंसाफ जब होगा जब उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाएगा, जब उसकी बीवी जो अपने शौहर के रहते हुए भी बेवा की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुई, उसके बच्चे जो बाप के होते हुए भी यतीम की ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुए, वो जब तक कंपनसेट नहीं होते, जब तक 100% इंसाफ नहीं होगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट। ऐसे 7 केसेस में काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, और यू विल लिसन कि उस पर रिजल्ट आया है। अगर 1% भी इंसाफ की उम्मीद है तो उसके लिए काम करेंगे। शाहिद आज़मी बोलता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि मैं उसको बोला, यार शाहिद सब सिस्टम खिलाफ है और तू अकेला लड़ रहा है। तो बोला, पठान भाई मालूम है 99% ये फैसला खिलाफ जाने वाला है, लेकिन कहीं किसी दिल में 1% अगर दिया चमचमाता है कि इंसाफ मिल जाएगा, बच्चा छूट जाएगा, उतने के लिए मैं काम करूंगा, साल भर काम करूंगा, देर रात दिन काम करूंगा। तो उसके लिए करता था, और वही आइडियोलॉजी और वही चीज़ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है। अब 1% से चांसेस बढ़ के अब तो 50-50 तक आ गया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 100% हो जाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।